गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने प्रीवियस क्लास के अंदर टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग के बारे में पढ़ा था कि हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की बॉन्डिंग होती है, ठीक है। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है, इंटरेक्शंस होती हैं। आज उसी के बेसिस पे हम बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट जो है उसको डिस्कस करेंगे कि किसका मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा, किसका कम रहेगा, ये सब हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे आयनिक कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। इसके लिए आयनिक कंपाउंड्स के लिए आयनिक कंपाउंड्स हैव very high melting and boiling point, very high melting and boiling point, because strong electrostatic forces of attraction is present, because strong electrostatic forces of attraction are present in between the molecules. मॉलिक्यूल्स के बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस आर द स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्सेस होती हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। मतलब आयंस के बीच में जो चार्ज होगा, जैसे हमारे पास है NaCl, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, तो इनके बीच में ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है ये कैसी है? इलेक्ट्रोस्टैटिक। क्या है ये? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और ये क्या है? काफी स्ट्रॉन्ग है। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग होती है, जिसकी वजह से आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट है या जो बॉइलिंग पॉइंट है वो काफी हाई होता है। वो क्या होता है? हाई होता है। और मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आपको पता ही है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? जब हम किसी लिक्विड को बॉइल करते हैं, हीट करते हैं और वो किस में कन्वर्ट हो जाए? वेपर्स में कन्वर्ट हो जाए, तो उसको हम बॉइलिंग बोलते हैं। और जिस टेम्परेचर पे होता है उसको बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग क्या होता है? जब हम किसी सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं वो मेल्टिंग कहलाता है। और मेल्टिंग पॉइंट की वो किस टेम्परेचर पे मेल्ट हो रहा है वो उसका मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस। कितना है? 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो सबसे ज्यादा रहेगा। सभी को आ गया होगा समझ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट जो हम देखेंगे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वो पढ़ेंगे मेटल्स के बीच में। मेटल्स नेक्स्ट जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़ेंगे वो मेटल्स में पढ़ेंगे, ठीक है। एंड मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, because in metals atoms are attached to each other by strong metallic bonds, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्ड्स होते हैं। मेटल्स जो है उन पे पॉजिटिव चार्ज, बीच में एक इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इनके बीच में भी पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच में क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। क्या होती है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जिसकी इसी को हम मेटेलिक बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मेटेलिक बॉन्ड। ये एक इलेक्ट्रॉन है और ये जो पॉजिटिव चार्ज इसको हम कर्नल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कर्नल। तो कर्नल और ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है,
ये क्या हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन है, इसके बीच में क्या होती है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये ही मेटेलिक बॉन्ड है और इसकी वजह से ये जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रॉन्ग होता है और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट है वो भी क्या होता है हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए, किसके के लिए, कोवैलेंट बॉन्ड्स के लिए, कोवैलेंट कंपाउंड्स के लिए। नेक्स्ट कोवैलेंट कंपाउंड्स है हमारे पास। कोवैलेंट कंपाउंड्स have low melting and boiling points, because weak van der Waals forces of attraction is present in between the molecules के बीच में वीक वैंडरवाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती है। यहाँ कोई मेटेलिक बॉन्ड नहीं और ना ही कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है, केवल वैंडरवाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती हैं जो वीक होती हैं अपने आप में, उनकी जो स्ट्रेंथ है वो वीक मानी जाती है। ठीक है, इसलिए कोवैलेंट कंपाउंड्स का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो लो होता है। तो सबसे ज्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स का, उसके बाद मेटल्स का और सबसे कम किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स का। किसका होता है, कोवैलेंट कंपाउंड्स का। ठीक है, तो ये बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट से रिलेटेड कुछ एक टॉपिक था हमारे पास। ठीक है, आई होप सभी को समझ में भी आ गया होगा। नेक्स्ट जो पार्ट हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे गैसेस के बारे में। इसमें काफी मतलब इस चैप्टर में हमें दो ही स्टेट्स पढ़नी है, गैसियस स्टेट एंड लिक्विड स्टेट, कि गैसेस की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, डिफरेंट लॉज हम पढ़ने वाले हैं, काफी इंपॉर्टेंट है, आइडियल गैस, नॉन आइडियल गैस, मतलब हर डिटेल हम गैस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर हम पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। तो दो स्टेट हमें पढ़नी है। सॉलिड स्टेट जो है वो आपके 12th क्लास में, वो हम 12th क्लास के अंदर स्टडी करेंगे, फर्स्ट ही यूनिट है उसके 12th क्लास में। तो नेक्स्ट जो हम टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो होगा गैसियस स्टेट्स के बारे में। ठीक है, तो गैसेस क्या होती है, कैसी उनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, अब गैसेस का वॉल्यूम, उनका मास, उनका प्रेशर, वो हम कैसे मेजर कर सकते हैं वो हम सब सीखेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं गैसियस स्टेट्स के बारे में। गैसियस स्टेट्स के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, और सबसे पहले हम पढ़ेंगे मेजरमेंट ऑफ मास, वॉल्यूम एंड प्रेशर, कि गैस के लिए हम मास, वॉल्यूम और प्रेशर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे मास के लिए कि हम मास कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं गैस का। तो देखो, जो मास रहेगा गैस का, मास ऑफ द गैस इज इक्वल टू मास ऑफ द कंटेनर, filled with gas, ठीक है, माइनस मास ऑफ द एम्प्टी कंटेनर, आपके पास क्या आ जाएगी, मास ऑफ द गैस, कि गैस का मास आ जाएगा कि कितनी गैस है आपके पास, कि जिस भी कंटेनर में हम उसको स्टोर कर रहे हैं उसका मास निकालेंगे, फिर उस गैस को निकाल देंगे और देखेंगे कि जो एम्प्टी कंटेनर है, जब उसको हमने खाली कर दिया, अब उसका मास कितना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो मास ऑफ द गैस आ जाएगा। क्या आ जाएगा, मास ऑफ द गैस। यूजुअली ये हमारे पास मतलब अमाउंट है कि कितनी गैस है। अमाउंट ऑफ द गैस generally represented by number of moles, generally represented in terms of moles की टर्म में हम रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली गैसेस के अमाउंट को। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, यहां से हम मास भी निकाल सकते हैं कि गैस का कितना मास होगा, तो उसके लिए हमें नंबर ऑफ मोल्स पता होनी चाहिए। तो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास इन ग्राम
मास इन ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास, डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ द गैस। आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स, क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, तो यहां से हम मास भी निकाल सकते हैं और नंबर ऑफ मोल्स। ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट। सेकंड देखते हैं वॉल्यूम, कि हम वॉल्यूम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हमारे पास है वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम नॉन बिल्कुल सिंपल है, किसी भी गैस का अगर हमें पता करना है, जिस भी हम कंटेनर में ले रहे हैं ना, उस कंटेनर का वॉल्यूम हमें पता होना चाहिए। वॉल्यूम ऑफ द गैस, वॉल्यूम ऑफ द गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर। कंटेनर का अगर आपको वॉल्यूम पता है तो वो ही किसका वॉल्यूम रहेगा, गैस का वॉल्यूम रहेगा। हमें कोई दिक्कत नहीं है उसके वॉल्यूम को चेंज करने, हाँ मतलब चेंज करने में हम बिल्कुल भी हम चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, कि अगर आपने कोई कंटेनर लिया है 1 लीटर का, तो जरूरी थोड़ी है कि उसके अंदर आप वाटर जो है वो 1 लीटर लो, आप उसके अंदर ½ लीटर वाटर भी ले सकते हो। लेकिन अगर मैंने कहा कि वो 1 लीटर कंटेनर है और उसके अंदर कोई गैस फिल है, तो वो उस गैस का वॉल्यूम हम 1 लीटर ही मानेंगे। अगर आपके पास 2 लीटर का कोई कंटेनर है, 2 लीटर का कंटेनर, और उसके अंदर हम 1 लीटर वाटर डालेंगे, तो उस वाटर का वॉल्यूम जो है वो 1 लीटर ही रहेगा। लेकिन अगर हमने उसके अंदर कोई गैस फिल कर दी, अब गैस तो ऐसा तो है नहीं कि हम यहाँ तक फिल करेंगे, वो तो ऊपर तक आ सकती। ठीक है, तो इस पूरे कंटेनर के अंदर जब हम गैस फिल कर देंगे तो उसका जो वॉल्यूम रहेगा वो 2 लीटर ही माना जाएगा, चाहे आप कितनी भी गैस डाल दो। 1 ग्राम डालो, 10 ग्राम, 100 ग्राम, 1 kg, 200 kg, कितने भी डालो उसका वॉल्यूम 2 लीटर ही रहेगा। लेकिन ऐसा वाटर के लिए, लिक्विड के लिए पॉसिबल नहीं होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम जो होता है किसी भी गैस का, वो किसके बराबर होगा, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इन विच गैस इज स्टोर्ड, इन विच गैस इज स्टोर्ड, कि जिस भी कंटेनर में हम गैस को स्टोर कर रहे हैं उस गैस का वॉल्यूम उतना ही माना जाएगा। ठीक है, तो ये तो बात होगी वॉल्यूम की। अब लास्ट है प्रेशर, उसको देखते हैं कैसे कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट, प्रेशर अगर हमें कैलकुलेट करना है तो प्रेशर जो है वो बैरोमीटर से कैलकुलेट किया जाता है। प्रेशर इज मेजर्ड बाय ए डिवाइस नोन एज बैरोमीटर, नोन एज ए बैरोमीटर, कि किसी भी गैस का जो प्रेशर है वो हम कैलकुलेट करते हैं बैरोमीटर की टर्म, बैरोमीटर से। किससे कैलकुलेट करते हैं, बैरोमीटर से। ये हमारे पास जो है वो एक स्टैंडर्ड बैरोमीटर है। ठीक है, नॉर्मल। क्या करते हैं, इसमें हम एक कंटेनर लेंगे जिसमें हम मरकरी को फिल कर देंगे और इसमें एक इन्वर्टेड ट्यूब को रखेंगे। ठीक है, प्लेस करेंगे इसके अंदर, मतलब एक ट्यूब लेंगे, बिल्कुल थिन ट्यूब, और उसको उल्टा रख देंगे इसके अंदर। तो हम क्या देखेंगे, हम जिस भी गैस के लिए प्रेशर मेजर कर रहे हैं वो गैस क्या करेगी, इस पे प्रेशर एक्सर्ट करेगी। चाहे हम एटमॉस्फेयर के लिए कर रहे हो, हमारा जो एटमॉस्फेयर है वो हम पे प्रेशर क्या कर रहा है, एक्सर्ट कर रहा है। हमारे सर से ऊपर जो भी गैसेज हैं वो सब प्रेशर लगा रही है हम पे, तो यहाँ भी प्रेशर लगेगा। और जब यहाँ प्रेशर लगेगा तो इसके अंदर जब यहाँ से लिक्विड आएगा और इस ट्यूब के अंदर क्या करेगा, ऊपर की तरफ राइज करेगा। और वो कितना राइज कर रहा है उसको हम मेजर करेंगे, उस लेंथ को, उस हाइट को, और फिर उससे हम क्या निकालेंगे, प्रेशर। क्या कैलकुलेट करेंगे, प्रेशर, की उस गैस का प्रेशर कितना है वो हम आगे अभी देखेंगे। ठीक है, तो ये हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं कि हाइट कितनी है इसकी। ठीक है, आ रहा है सभी को समझ में। अब ये हमने मरकरी यूज किया, हम कोई और भी लिक्विड यूज कर सकते हैं। मरकरी यूज करने के हमारे पास 2 रीजन है। फर्स्ट जो है वो है कि मरकरी जो है, मरकरी इज नॉन वोलेटाइल, मरकरी नॉन वोलेटाइल है। मरकरी इज नॉन वोलेटाइल मतलब आसानी से इवेपोरेट नहीं होगा, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे इवेपोरेट नहीं होगा, वेपोराइज नहीं होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट नहीं होगा। एंड द सेकंड वन इज द हाइट ऑफ द कॉलम, द हाइट ऑफ द कॉलम is inversely proportional to the density of the liquid,
टू द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। लिक्विड की डेंसिटी पे जो है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी ये हाइट, कि जितनी ज्यादा डेंसिटी उतनी ही हाइट कम। हम कोई और भी लिक्विड ले सकते हैं, लेकिन जब उसको के लिए हम उससे हम जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत ही ज्यादा राइज कर जाएगा, इस ट्यूब में कंप्लीटली फिल हो जाएगा। और भी लंबी ट्यूब लेंगे तो उसको भी ऊपर तक चला जाएगा, तो उसमें जो हमारे पास रीडिंग्स आएंगी वो बहुत ही ज्यादा होंगी। ठीक है, तो उसको कम करने के लिए कि हमारे पास एक कन्वीनियंट, एक आसान हो कि हम कैलकुलेट कर रहे हैं कुछ ही यूनिट्स के अंदर, कुछ स्मॉल यूनिट्स हमारे पास, स्मॉल मेजरमेंट्स है, एक लार्ज मेजरमेंट्स हो तो उतनी टफ हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो उसको इजी करने के लिए हम किसका यूज करते हैं? मरकरी का। मरकरी इज ए हाई डेंसिटी लिक्विड, इज ए हाई डेंसिटी लिक्विड, इज ए हाई डेंस, या हम कह सकते हैं हाईली डेंस लिक्विड, हाईली डेंस लिक्विड। हाईली डेंस लिक्विड होता है मरकरी। तो हाईली डेंस लिक्विड होता है तो मतलब इसके अंदर जो राइज है मरकरी का वो कम होगा, हम आसानी से कन्वीनियंटली उसको मेजर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये दो रीजन है मरकरी यूज करने के। अब इसके अंदर हम प्रेशर कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या कैलकुलेशंस रहने वाली है वो देखते हैं एक बार। प्रेशर जब हम कैलकुलेट करेंगे तो उसके लिए हमने ये जो बैरोमीटर है, ठीक है, उसी से हम आसानी से कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जो हाइट है ये हम यूज करेंगे। इस ट्यूब का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो यूज करेंगे, मतलब ये जो एरिया है कि सपोज करो ये ट्यूब है तो ये एरिया कितना है ये हम यूज करेंगे। ठीक है, कि हमने मान लिया हाइट ऑफ द कॉलम h, हाइट ऑफ द कॉलम हमने मान ली h है। ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a सेंटीमीटर स्क्वायर, ये हमने मान ली h सेंटीमीटर। कितनी मान ली? h सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम ऑफ द मरकरी कितना हो जाएगा? a इंटू h सेंटीमीटर क्यूब। ऐसा ही होगा कि हाइट को और इस एरिया को अगर हम मल्टीप्लाई कर दे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। क्या आ जाएगा? वॉल्यूम। लेट डेंसिटी ऑफ मरकरी, लेट डेंसिटी ऑफ मरकरी इज इक्वल टू रो, हमने मान ली रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। रो, इसको रो बोलते हैं हम। ठीक है, ये इस तरीके से एक सिंबल होता है। ठीक है, रो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो आपके पास मास ऑफ मरकरी किसके इक्वल आ जाएगा? मास ऑफ मरकरी ये किसके इक्वल हो जाएगा? देखो हमारे पास डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास किसके इक्वल आएगा? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। मास किसके इक्वल होता है? डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो डेंसिटी तो हमारे पास रो और वॉल्यूम कितना हो गया? a इंटू एच, a इंटू एच, और ये हो जाएगा ग्राम। ठीक है, अब वेट अगर हम देखें, वेट ऑफ मरकरी, वेट ऑफ मरकरी, जो मरकरी का वेट रहेगा वो किसके इक्वल आएगा? रो, ये तो हमारे पास है ग्राम। ठीक है, रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी, इंटू जी। हमने जी से मल्टीप्लाई कर दिया। जी क्या आपके पास? जी क्या होता है आपके पास? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, तो उससे जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? वेट ऑफ मरकरी। क्या आ जाएगा? वेट ऑफ मरकरी। और ये किसके इक्वल रहेगा? फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए स्क्वायर, फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए स्क्वायर, ए सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी क्या आएगा? ए सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, किसके इक्वल होगा? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी। कि जो आपके पास जो वेट रहेगा वो उतना ही, मतलब फोर्स लग रहा है ए सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया पे। ठीक है, तो ये किसके इक्वल हो गया? फोर्स एक्टिंग ऑन एरिया ए सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपके पास जो प्रेशर है वो किसके इक्वल होता है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या आपके पास? रो इंटू ए इंटू एच इंटू जी।
और एरिया ए, तो ए से ए कैंसिल, आपके पास आ जाएगा रो एच जी। ये क्या हो गया? प्रेशर। ये क्या आपके पास है? प्रेशर। तो प्रेशर किसके इक्वल आएगा? रो इंटू एच इंटू जी, रो एच इंटू जी। ठीक है, अब हमारे पास जो प्रेशर है उसकी डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं। ये तो हमने प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, क्या कैलकुलेट कर लिया? प्रेशर कैलकुलेट कर लिया। यहां से हमारे पास प्रेशर आ जाएगा। अब प्रेशर की डिफरेंट यूनिट्स हो सकती हैं जो काफी इंपॉर्टेंट है, स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज हो जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, उन यूनिट्स को हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे। अभी तो आपको इतना ही करना है कि प्रेशर कैलकुलेट कैसे किया। प्रेशर की जो यूनिट्स है वो हम नेक्स्ट क्लास के अंदर ही करेंगे, बिल्कुल अलग से। ठीक है, आपको ध्यान से समझनी है कि कौन कौन सी यूनिट हो सकती है प्रेशर की। ठीक है, फिर उससे आगे हम कंटिन्यू करेंगे। हमारे पास लॉज हैं डिफरेंट गैसियस लॉज। ठीक है, वो पढ़ेंगे कि वो लॉ क्या कहते हैं, कैसे एक्सप्लेन करते हैं गैसेस की प्रॉपर्टीज को, वो सब हम पढ़ेंगे। तो आज जो करवाया है वो आपको जरूर करना है। अगर इसमें कोई भी डाउट रहे तो मेरे से जरूर पूछना है। ठीक है, थैंक यू।